चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, आवाज़ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भारत का शासन प्रणाली, कुछ भी आप लोग नहीं सुने हैं शुरू से? ओ, भारत की शासन प्रणाली संघीय है, किंतु न्यायपालिका जो भारत में है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। एकीकृत का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि शंकु जानते हैं, शंकु। शंकु को चित्र जो बनवाइएगा शंकु के, तो शंकु के सबसे ऊपर जो सिरा होगा उस पर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे में आइएगा मिड में, तो उच्च न्यायालय बैठा हुआ है पूरे देश में। कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो अधीनस्थ न्यायालय मिलेगा। जो अधीनस्थ न्यायालय जानते हैं जिला में होता है, प्रत्येक जिला में वो कैसा न्यायालय होता है? अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। और हर जिला में अनेक न्यायालय होता है, जिला में भी कई सारा न्यायालय, उसको मुंसिफ न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंसिफ न्यायालय। और सबसे नीचे आइए तो न्याय पंचायत, गांव में भी है न्यायालय। क्या ये पूरा का पूरा बटा हुआ, इसलिए क्या कहते हैं इसको? एकीकृत कहते हैं। एक शंकु में ऊपर से नीचे पूरा का पूरा क्रम, समझ गए? अब आप देखिए, भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, जिसके शिखर पर कौन न्यायालय बैठा हुआ है? उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे क्या बैठा है बताइए? उच्च न्यायालय। कितना उच्च न्यायालय देश में है? 25 उच्च न्यायालय। तथा उच्च न्यायालय के नीचे कौन न्यायालय है? अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विभिन्न जिला में है। तो देखिए, जिला न्यायालय का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। कौन होता है? प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। तो वह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है, यानी दीवान सिविल मामला क्या हो गया? जमीन का लफड़ा, परिवार का झगड़ा। तो जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश जो है उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। सिविल मामलों को कौन देखता है जिला में? डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन जब आपराधिक मामला, क्रिमिनल मैटर को देखेगा तो वो कहलाएगा सेशन जज, कहलाएगा सत्र न्यायाधीश। समझ गए? कोई आपको कहेगा कि मैं सत्र न्यायाधीश के पास जा रहा हूँ, सेशन जज के पास, तो समझिए कौन मामला है? क्रिमिनल केस है। और जब कहेगा कि मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो कैसा मामला है? सिविल मामला है। जिला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज कहते हैं, तथा आपराधिक मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और न्यायिक मजिस्ट्रेटों का जो हेड होता है उनको कहते हैं सीजेएम बोलते हैं। सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके अलावा जानते हैं कि नीचा में ग्राम पंचायत भी होता है। क्या? तो पंचायत न्यायालय भी होता है। पंचायत न्यायालय में जानते हैं कि सरपंच वगैरह का बहाली वगैरह सरकार कर रहा है ना जी, मुखिया का चुनाव होता है। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत गठन करने का काम किया था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब जानते हैं संविधान का भाग 5। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भाग 5 में ही हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको पता है भाग 5 कितना से कितना अनुच्छेद है? भाग 5 में 124 147 है। तो भाग 5 में 124 147 है। वैसे भाग 5 पूरा जो है 51 से 151 आर्टिकल तक है। भाग 5 में 124 147 नहीं है। भाग 5 में टोटल कितना अनुच्छेद है? 51 से लेके 151 तक। लेकिन उस भाग 5 के अध्याय 4 में, किस अध्याय में? अब इतना बड़ा, इतना सारा अनुच्छेद है जिसको एक भाग नहीं अध्याय में बांट दिया। भाग को किस में बांट दिया? अध्याय में। तो अध्याय 4 में चर्चा है सुप्रीम कोर्ट का। किस अध्याय में चर्चा है? अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा है। जो कितना से कितना अनुच्छेद होगा? 124 से 147, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और गठन संबंधी जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया है? तो पहले में ही होगा 124 में। क्या? सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है इसके बारे में किस में दिया है? 124 में। अब जो है 127 में दिया है तदर्थ न्यायाधीश एडहोक जज की बात, नियुक्ति की बात कही गई है। ये भी बड़ा पूछता है परीक्षा में। एडहोक जज का नियुक्ति होता है तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। क्यों होता है नियुक्ति बताएंगे। तो किस अनुच्छेद में दिया है जी? 127 में। 129 में दिया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है। जो भी फैसला सुनाती है सबको अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है ताकि उस आधार पर और भी फैसला सुनाया जा सके। तो 129 अनुच्छेद में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को? बताइए।
अभिलेख न्यायालय कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिलेख न्यायालय। ठीक है। 131 में कोई भी जो मामला है उसका आरंभिक अधिकारिता, कोई भी मामला का जो है आरंभिक अधिकारिता के बारे में दिया गया है किस अनुच्छेद में? 131 में। किस में दिया गया है? 131 में। ठीक है। 136 अनुच्छेद में के लिए कहता है कि हाई कोर्ट में कोई मामला है और सीधे आप लेके सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं तो 136 कहता है जो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? 136 के तहत। ठीक है। 137 में है न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कही गई है, यानी कोई फैसला जो सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, ठीक है, तो वो अपने ही फैसले को पलट सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू करना। तो ये बड़ा पूछता है परीक्षा में, किस अनुच्छेद में जुडिशियल रिव्यू है? तो क्या कहिएगा? 137 में। ठीक है। अब कहता है 141 अनुच्छेद, देखिए 141 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो भी न्याय निर्णय है वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। कौन अनुच्छेद कहता है ये बात? 141 कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पे क्या होगा जी? बाध्यकारी होगा। और 143 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या करते हैं? कंसल्ट लेते हैं, परामर्श लेते हैं। कौन अनुच्छेद कहता है? 143। तो ये सारे अनुच्छेद के बारे में मैं आपको इसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन देख लीजिए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है ना 124 अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जब गठन हुआ तो उस समय पूछेगा कितना जज था? तो एक मुख्य न्यायाधीश सहित एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था किया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट जब बना था 28 जनवरी 1950 को बना था लगभग, जो अभी सुप्रीम कोर्ट अभी आप देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो बना था उसमें कितना था? अगर पूछे कि शुरू में कितना जज था तो क्या कहिएगा? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज। ठीक है, कंफर्म है। अब आपको जब पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी, जज की संख्या कैसे बढ़ेगी, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, उसका वेतन क्या है, सेवा शर्त क्या है, ये सारा का सारा अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। संसद जो है समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। अभी लास्ट में बात करें, लास्ट में, ठीक है, 2019 की बात करें तो 2019 में लास्ट में कर दिया गया है संख्या कि एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी टोटल कितने न्यायाधीश होंगे बताइए? 34 होंगे। शुरू में कितना था जब गठन हुआ था? तो 1+7। 1+7 का मतलब एगो मुख्य न्यायाधीश, 7 को। अभी कितना है? 1+33। क्लियर है? टोटल 34। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो होता है कहाँ गठन होगा, क्या स्थान होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, पता है आपको, किंतु वह किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा सुनवाई करने के लिए नियत करता है। यह अनुच्छेद 130 कहता है। ठीक है, अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐसी बैठक की है। कहाँ कहाँ ऐसा बैठक कर चुका है सर्वोच्च न्यायालय? हैदराबाद और श्रीनगर में। तो सर्वोच्च न्यायालय है तो दिल्ली में, लेकिन यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से, किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है। 130 अनुच्छेद में बात कहा गया है। तो कहाँ कहाँ ऐसा बैठक हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली के अलावा? बताइए, हैदराबाद और श्रीनगर में। आप बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जज बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? जज। तो जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पूछता है परीक्षा में खूब। पहली ही योग्यता कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। क्या? तो भारत का नागरिक, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार, ध्यान से सुनिए, पहला क्या शर्त है जी? भारत का नागरिक। दूसरा शर्त है एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हो। यानी कोई जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, तो एक या अधिक उच्च न्यायालय में
तो 3 गो, कहीं 1.5 बरस, कहीं 2 बरस, कहीं 1 बरस, ऐसा भी मिला करके, या कहीं लगातार 5 बरस, 5 बरस तक आप न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हो। ठीक है, कितना वर्ष तक? 5 बरस तक न्यायाधीश के रूप में। और अगर न्यायाधीश के रूप में 5 बरस नहीं किए हो तो एक या अधिक उच्च न्यायालयों को मिला करके कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुके हो हाई कोर्ट में। क्या रह चुके हो? 10 बरस तक एडवोकेट। तो भारत का नागरिक हो, 5 बरस तक जज रह चुका हो हाई कोर्ट में, या 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो? वकील रह चुका हो। ठीक है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत जो है विधिवेत्ता हो, यानी उसको अच्छा ज्ञान हो विधि का, तो ये आपका योग्यता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। क्या आप समझ गए आप लोग? अच्छा से बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता समझ गए? हम्म। अब मैं बात करता हूँ कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या बातें हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसमें कोई शंका नहीं, सीधे कहना है कि राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद किस में प्रावधान है? तो 124 में। किस में है? 124 के 2 में है। 124 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, परामर्श करना वो आवश्यक समझे, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। देखिए क्या करेंगे राष्ट्रपति? उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, करने के पश्चात जिनमें परामर्श करना वो आवश्यक समझे, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। मतलब कि संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है नियुक्ति के लिए विशेष। प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक ही प्रक्रिया है। संविधान के लागू होने पर संविधान के लागू होने पर प्रक्रिया से हटकर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने की प्रथा विकसित हुई। मतलब ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक प्रथा बना दिया गया कि उच्चतम न्यायालय में जो भी न्यायाधीश है, मान लीजिए 33 गो न्यायाधीश है, तो मुख्य जो हटेंगे तो 33 में जो सबसे ज़्यादा एज के हो जाएंगे, सबसे वरिष्ठ होंगे, ज़्यादा दिन से न्यायालय का काम करते होंगे, उनको क्या बना दिया जाएगा जी? मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ठीक है। और ये घटना 1973 से लगातार चल रहा है। कब से चल रहा है? 1973 से लगातार ये घटना चल रहा है। समझ गए? हम्म। लेकिन एक बार ये दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हो चुकी है कि एक न्यायमूर्ति थे, जफर इनाम नाम था, तो लकवा के शिकार हो गए थे, इसलिए उनके स्थान पर पीबी गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, पीबी गजेंद्र गडकर को बनाया गया था। तो एक बार लकवा के शिकार हो गए थे जफर इनाम, इनके कारण ये रिकॉर्ड तुरंत 73 से कंटिन्यू ये रूल है कि जो वरिष्ठतम है उनको ही क्या बना दिया जाता है? सीजेआई बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, आपको पता है जो 1973 के केशवानंद भारती बाद में 13 जजों का पीठ बैठा था। और इंदिरा गांधी को गहरा झटका दिया था उस पीठ ने। कहा था कि अ, मतलब एक तो मौलिक नीति निर्देशक तत्व नहीं, सॉरी, ये उद्देशिका को कहा कि संविधान का भाग है। फिर कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार भी दे दिया। इस सब बात सुन के इंदिरा गांधी खूब खुश हो गई, कही कि बहुत अच्छा है फैसला। लेकिन एगो बात बोल दिया। क्या बोल दिया? कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई भी प्रकार की छेड़खानी होगी, ठीक है, तो मैं जब चाहूँ तब रिव्यू कर सकता हूँ और उस कानून को समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है कि मैं समय समय पर तय करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा जो कौन सा चीज़ है। मैंने यह बात पढ़ा है आपको पहले, बताइए। तो इंदिरा गांधी जी को बहुत ज़बरदस्त आग लग गया, कही जी ये तो अजब कर दिया। और अभी तक सब सरकार को लगा हुआ है, मोदी उदी सबको लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा कानून है, ठीक है, कि कहता है सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती बाद 13 जजों का पीठ बैठा था। ठीक है। और वो ऐसा ऐतिहासिक है जो आज भी 1973 वाला मामला किसी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या कहता है कि संविधान का कोई भी प्रावधान है, कुछ भी है, अगर मुझे लगेगा जो संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट किया जा रहा है तो मैं उस कानून को क्या कर दूंगा जी? खत्म कर दूंगा। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हुआ? इंदिरा गांधी कही कि वो काम करती हूँ। उन्होंने क्या किया? अप्रत्याशित रूप से 3 न्यायाधीशों, ठीक है, क्या किया
कि जब ये केशवानंद भारती के मामले में निर्णय दिए जाने के कुछ घंटों के पश्चात ही अप्रत्याशित 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जे.एल. सेलट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन करके न्यायमूर्ति अजीत नाथ को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इंदिरा गांधी के द्वारा किनको बना दिया गया? अजीत नाथ को, ठीक है। और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने इस मामले में सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था और 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पद से क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। समझ गए? तो सरकार ने अपने इस कदम के लिए विधि आयोग की 1956 की रिपोर्ट का तर्क दिया था। तो कहने का मतलब इंदिरा गांधी कैसी मनमानी करती थी बताइए। आज मोदी जी पर बहुत सारा प्रश्न उठता है, ये कर दिए वो कर दिए। इंदिरा गांधी क्या करती थी देखे आप लोग? तो ऐसा बहुत सारा मामला हुआ है, ठीक है। अब मैं करता हूँ जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या प्रक्रिया है। तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। किनके सलाह पर करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श भी ले सकता है जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है, ध्यान दीजिए। और से निर्णय परामर्श ले न ले, लेकिन अन्य और कोई न्यायाधीश का नियुक्ति होगा तब मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना क्या है जी? अनिवार्य ही, कि लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जान जाइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए, ठीक है। तो जान लीजिए, जब अब क्या है कि सीधे क्या वो दे देंगे, चीफ जस्टिस जो है सीधे राष्ट्रपति को परामर्श दे देंगे? तो नहीं, और जो 4 न्यायाधीश हैं उनसे बातचीत करके तब वो राय किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन राष्ट्रपति से आप जानते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या करते हैं? कोई राय मांगते हैं ना। और वो राय जो है होता क्या है कि वो राय मान लिए दिए तो बाध्यकारी नहीं है, जो राय मानना ही चाहिए, मतलब वो देंगे, इनका मन है कि राय को माने या ना माने। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या होती है, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तो क्या होता है, क्या है कि अनुच्छेद 126 के तहत, कितना के तहत? 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद में करता है जी बताइए? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126, कितना में? 126। अब मैं बात कर रहा था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था 127 में क्या बताए थे आपको? तदर्थ न्यायाधीश बताए थे, एडहोक जज। तदर्थ न्यायाधीश बताए थे, एडहोक जज। क्या है एडहोक जज का मामला? आर्टिकल 127। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत होता है। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है। राष्ट्रपति से सहमति ले लिया जाता है तब किया जाता है। क्यों होता है? तो किसी उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को जो किसी उच्च न्यायालय, कौन? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो। योग्यता क्या है? 5 साल जज रहिए, नहीं तो 10 साल वकील रहिए, क्या भारत का नागरिक रहिए, दिवालिया पागल नहीं रहिए, यही ना है। तो कहते हैं कि उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हो, संबंधित उच्च न्यायालय, जैसे मान लीजिए पटना उच्च न्यायालय है तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब किया जाता है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता है। समझ में आ गया आप लोग को? उच्चतम न्यायालय में मतलब 5 जजों का कोई संवैधानिक पीठ बैठता है, कोई सत्र चल रहा है, न्यायाधीशों का संख्या घट गया है तो अचानक न्यायाधीश लाना है तो कहाँ से लाया जाएगा बताइए? हाई कोर्ट से लाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 127 के तहत। लेकिन जिस हाई कोर्ट से लाया जाएगा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या किएगा जी? पूछ लिया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए हैं, यही सवाल अगर पूछ दे। कई लोग तो यही जानता है ना कि तदर्थ न्यायाधीश कहते किसको है। आप लोग तो जान गए ना जी, कम से कम जुड़ के। दूसरा जुड़ेगा ग्रुप में तो बकलोल की तरह मुंह ताकेगा, पता नहीं चलेगा जो होता क्या है क्या। और ये पूरा प्रक्रिया आप समझ गए ना। तो अब कहेगा आपको जो ये तदर्थ न्यायाधीश आप लोग लाए कहाँ से, ऐसा दिमाग लगाए तो कहिएगा फ्रांस से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? फ्रांस से। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? हाई कोर्ट में नहीं होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश केवल कहाँ नियुक्त होते हैं बताइए? केवल सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर कंसेप्ट है 127 अनुच्छेद। न्यायाधीशों की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस। तो उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश जो है कब तक रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे रहते हैं। कितना तक रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति से अवधारित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित हो। अब देखिए, अब आपको पूछेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम एज क्या है बताइए? राष्ट्रपति का पढ़े ना 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष, विधानसभा लोकसभा में 25 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष। कोई का जब उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है कितना एज चाहिए कम से कम बताइए? बताओ डिम्पल। 35 वर्ष नहीं होगा ना सर? नहीं बाबू, ये सब नहीं बोलने का, कोई एज तय नहीं है, ठीक है? कोई एज तय नहीं है, रिटायर होने का एज तय है। रिटायर होने का कितना है? 65 वर्ष। समझ गए? हाँ, तो 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, लेकिन जब उनको हटना हो तो राष्ट्रपति न्यायमूर्ति क्या करेंगे? राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। समझ गए कहानी? अब हम लोग चलते हैं कि अगर वो तो अपना मन से हटना है तब ना राष्ट्रपति को लेटर लिख के हट गए जी, हम लोगों को हटाने का मन है तो हम लोग कैसे हटाएंगे? होगा ना कोई उपाय हटाने का? मान लीजिए मनमानी करने लगे तो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया 124 अनुच्छेद के 4 पार्ट में दिया है, 124 के 4 में दिया है। उन्हें केवल 2 आधार पर आप हटा सकते हैं, एक तो कदाचार पर और दूसरा है कि इनकैपेसिटी, असमर्थ हो गए हैं वो, तभी उनको हटा सकते हैं। ठीक है? तो किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान में सुनिए, देखिए कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं बताइए? राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? महाभियोग लगा करके। तो इनको भी हटाएंगे वैसी ही प्रक्रिया से, लेकिन इनके बारे में महाभियोग का चर्चा संविधान में नहीं है। क्या चर्चा नहीं है? संविधान में महाभियोग का चर्चा नहीं है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे ही इनको हटाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो सिद्ध कदाचार असमर्थता रहेगा तो हटाएंगे। तो हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के कौन सदन में आएगा? कोनो सदन में आ सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी लाइए। ठीक है? प्रत्येक प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा, मान लिए लोकसभा में लेके गए, डिम्पल लेके गई लोकसभा में, ऋचा लेके चल गई राज्यसभा में, तो कोई एक जगह पहले बतिया लेते हैं। ऋचा का मामला देखते हैं, राज्यसभा में लेके चल गई, तो देखिए तो प्रस्ताव जो है कुल सदस्य संख्या के बहुमत, जो राज्यसभा में गई तो जो भी सदस्य संख्या है उनके बहुमत, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, ये नहीं जो मनोनीत, जो मतदान कर सकता है, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कितना से पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पारित हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन और पैरवी करने का अधिकार देता है। न्यायाधीश को कहता है जब अपना पक्ष रखिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव दोनों सदन में कैसे पास हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। कैसे? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। उसके बाद दे दिया जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का आदेश मिल जाने पर न्यायाधीश को उनके पद से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है? किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सेम सीजन में। मान लीजिए BMW 3 को सीजन होता है ना, बजट, मानसून और विंटर, तो जिस सेशन में लाया जाएगा दोनों में पास हो जाएगा, उसी सेशन में राष्ट्रपति को दिया जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उसको पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है कहानी? बताइए। हम्म हाँ, नहीं,
शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। तो राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो शपथ लेते हैं। इनके शपथ के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? तो याद है 12 को अनुसूची पढ़ाए हैं। SPORT, तो एस से संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, P से पेमेंट, T से SPO से ओथ। तो कौन अनुसूची में होगा? तीसरा अनुसूची में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोनों के लिए अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब कुछ रोचक बातें जानते हैं। कौन सा बात जानते हैं? रोचक बातें। जैसे आपको पूछेगा कि सबसे लंबा समय तक रटने वाला, सबसे लंबा समय तक कौन न्यायाधीश थे, सबसे कम समय तक कौन थे, क्या फंस जाइएगा, पूछ तो देख लीजिए। भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, आपको पता है जी एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है M हिदायतुल्ला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किए थे। कौन किए थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाले थे, तो एकमात्र वही व्यक्ति अभी तक है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक जो न्यायाधीश रहे थे उनका नाम था न्यायमूर्ति YB यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ नाम था। क्या नाम है? YB चंद्रचूड़ कहिए, YB चंद्रचूड़ कहिए। पूरा नाम क्या है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो सबसे लंबा ये रहे थे, कितना साल? 7 वर्ष 4 माह और 20 दिन। सेकेंड स्थान है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का, ठीक है। सबसे कम कहे कौन न्यायाधीश रहे? तो मात्र 18 दिन रहे थे, KN सिंह रहे थे, कमल नारायण सिंह। कौन रहे थे? KN सिंह, कमल नारायण सिंह, मात्र 18 दिन। फिर देखिए न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन? उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन थी? फातिमा बीबी। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूपा माला, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, ठीक है, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी या न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, ये सब रह चुकी है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रही थी न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, वो उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली चौथी महिला जज बनी थी। आप पूछेगा ये जाति पाति हमारे देश में कैसे खत्म हो जाएगा? तो पूछेगा जब प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए थे? दलित मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम था KG बालकृष्णन। क्या नाम था? वो 37वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, दलित थे। क्या नाम था उनका? KG बालकृष्णन, ठीक है। फिर है स्वतंत्र भारत में, पूछे कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाला पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था SH कपाड़िया। क्या नाम था? SH कपाड़िया, SH कपाड़िया। 17वें मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, 17वें न्यायाधीश PN भगवती भारत में लोकहितवाद के प्रणेता कहलाते हैं, ठीक है। लोकहितवाद के प्रणेता कौन कहलाते हैं? PN भगवती। लोकहितवाद का हम लोग कहाँ से लिए हैं मामला? अमेरिका से लिए हैं। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत कब हुआ था जी? 1937 में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवेयर थे। इंदु मल्होत्रा भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता हैं। इंदु मल्होत्रा भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता हैं जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा बनी थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पूरा मामला? अब देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, हाँ, न्यायमूर्ति के वेतन और भत्ता जो है, वेतन भत्ता 100 अनुच्छेद 125 में दिया है। कितना में दिया है? 125 में। तो उनका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? उनका वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो संसद करता है। कौन करता है निर्धारित? संसद, ठीक है। तो पता है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है जी? 2,80,000 रुपया प्रति मंथ मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,80,000। और अन्य जो न्यायाधीश होंगे 33, उनको मिलता है 2.5 लाख रुपया प्रति माह। तो अब आइए हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिलेगा 2.5 लाख और अन्य को कितना मिलेगा? 2.25 लाख रुपया, ठीक है। एक बात देखिए 121 अनुच्छेद कहता है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं करना है। क्या कहता है? 121 अनुच्छेद कहता है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में संसद में यानी लोकसभा राज्यसभा में कोई भी चर्चा नहीं करना है। कौन अनुच्छेद कहता है? 121।
इसी प्रकार से इसमें 90 और जोड़ दीजिए 121 में, 100 मतलब 211, ठीक है। 90 जोड़िएगा तो 211 हो जाएगा ना। तो 211 कहता है जिनका चर्चा विधानमंडल में नहीं होना चाहिए। समझ गए? कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह गया है, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश रह गया है, वो भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य करने में नहीं कर सकता, वकालत का काम नहीं कर सकता। समझ गए? उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बताए थे किस अनुच्छेद में? 131 में बताए थे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 में। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों की सुनवाई का एब्सोल्यूट अधिकार दिया गया है, ठीक है। जैसे उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वो किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। जैसे क्या हो गया, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य झगड़ा हो जाए, तो इस सुनवाई करने का किसका अधिकार है जी? भारत सरकार के झगड़ा के पटना हाई कोर्ट देखेगा कहियो? नहीं ना देखेगा। दो राज्य लड़ लेगा तो उसका हाई कोर्ट कुछ करेगा? ऐसा मामला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। किस अनुच्छेद के तहत? 131 के तहत। ऐसा विवाद जहां भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ हो और एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हो, इस मामलों को भी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, इस मामला को, ये सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का कैसा अधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है। ठीक है भाई, मैं आपका बात सुना हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका बात मैं सुना हूँ। फिर आपको पता है जो परामर्शी क्षेत्राधिकार का पावर है क्या, जो सुप्रीम हाई मतलब राष्ट्रपति जब राय मांगेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को राय देता है? 143 के, 143 के तहत। लेकिन इस राय को मानना ना मानना किनके ऊपर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। फिर है 137 है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या है 137 जुडिशियल रिव्यू? तो 137 के तहत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन का अधिकार है। मतलब अपने दिए गए निर्णय को भी क्या कर सकता है? वो पलट सकता है। तो किस में दिया गया है ये कहानी? रिव्यू करने का 137 में, ठीक है। 137 में ये मामला दिया गया है कि अपने दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जब चाहे तब उसमें रिव्यू कर सकता है, हाँ, बदल सकता है। ठीक है। लोकहितवाद जो है, लोकहितवाद के जनक भारत में किनको कहते हैं? पीएन भगवती को कहते हैं। और लोकहितवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। अब भारत में इसकी शुरुआत पता है कहाँ से हुआ था लोकहितवाद का भारत में? तो भागलपुर, अपने बिहार में ही, भागलपुर बिहार की जेल में बंदी रखे गए विचाराधीन कैदियों के मामले में हुआ था, ठीक है। ये अपने बिहार में ही हुआ था। भारत में इसके जनक कौन है? पीएन भगवती हैं, लोकहितवाद के जनक, ठीक है। तो ये लोकहितवाद हो गया। अब मैं इसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लगभग लगभग सब बात आपको बता दिए। अगर आपको पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन रिव्यू का पावर है, तो क्या कहिएगा? 137 के तहत। क्या? फिर आपको पूछे कि बहुत सारा चीज़ है। हाँ, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है तो अनुच्छेद 32 है ना, 32 के तहत करता है ना, 5 प्रकार का रीट जारी करके। और 13 के 2 के तहत, 13 के 2 के तहत, क्योंकि 12 में राज्य की परिभाषा है फंडामेंटल राइट में, और 13 में क्या करता है? आपके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। भारतीय संविधान का गार्जियन किसको कहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं भारतीय संविधान का गार्जियन। कॉलेजियम प्रणाली जो आप कह रहे हैं, कॉलेजियम प्रणाली जो है ना, जैसे कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है ना, उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली उन लोगों ने अपने आप में बनाया है, ठीक है। और वो जो तंत्र पूरा का कॉलेजियम प्रणाली का तंत्र है, जिसको सरकार ख़त्म करने के लिए, मोदी सरकार ख़त्म करने के लिए लाया था, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग लाया था, ठीक है। राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग किस अनुच्छेद के कौन सा आया था? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। कौन आया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम मोदी जी लाए थे, ठीक है। इसका नाम क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन क्या हुआ कि संविधान के पीठ ने फिर क्या कहा? वही जो बेसिक स्ट्रक्चर में, जब मेरा जो कॉलेजियम प्रणाली है जिसके तहत मैं अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हूँ, ठीक है, वही ठीक है, आपका ये चीज़ गलत है। और उसको क्या किया? मतलब राष्ट्रपति का भी साइन हो गया था, लेकिन उसको रद्द कर दिया, जीरो कर दिया। समझ गए? तो कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का क्या है? एक तरीका है, और इसमें कुछ कहानी नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ जो होता है इंपॉर्टेंट सवाल सब सुप्रीम कोर्ट से जितना पूछ सकता है, एक बार चर्चा हो जाए। आप लोग को ढेर सारा आप खुदे बना दीजिएगा, और नहीं बनाइएगा तो मैं बता दूंगा। संविधान के प्रवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए। टोटल न्यायाधीशों कितनी थी? 8 था टोटल, 1 + 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी बताइए आंसर। 34 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 28 जनवरी 1950। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश राय ले लेगा राष्ट्रपति से, बताए थे ना। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, किंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? किसके अनुमोदन से? तो कहिएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। समझ गए? किस मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 जजों की न्यायाधीश की पीठ बैठी थी? केशवानंद भारत। वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन किया गया था कौन न्यायाधीश को? किनके कारण ऐसा हो गया था? जो शिकार हो गए थे लकवा का, क्या नाम था? जफर इनाम। जफर इनाम, ठीक है। न्यायिक निर्णय अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श, देखिए, न्यायिक निर्णयानुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजना चाहिए? बताइए, कै गो से राय मशवरा करेगा? 4 से, बताया ना, 4 से। सर्वोच्च न्यायालय में एडहोक जज तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत? 127। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों किया जाता है? जब गणपूर्ति के लिए, मतलब न्यायाधीशों का कोड़म न हो। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। क्या? किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? बताइए, एको को सवाल में दिक्कत हो रहा है बनाने में? अच्छा, भारत में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है? तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। कैसे? संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है। लेकिन इनके बारे में संसद लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा हुआ है। जैसे राष्ट्रपति का हो तो इसे हटाया जाता है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार के बहुमत से आता है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम कितना बहुमत से? 2/3 बहुमत से। सवाल को आप लोग धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय का वह न्यायाधीश कौन था जिसको उसके पद से हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था? तो न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। कौन थे? न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के ऐसे दूसरे न्यायाधीश कौन हैं
जिनको उनके पद से हटाने के लिए अगस्त 2011 में राज्यसभा में प्रस्ताव आया था, तो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन कौन थे? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अरे क्या बोल रहे हो भाई, उनके राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? अरे कहाँ से अंकित तुम जवाब बोलते हो यार, 4 दिन से तुम जो बोलते हो गलते बोलते हो। अभी ने समझाया कि मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है, अन्य को 2.5 लाख रुपया मिलता है। 1 लाख रुपया से काम चलेगा? हैं? 1 लाख तो हम 2 साल बाद कमाएंगे, तो जज बनने का कौन फायदा? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। और 33 को है उसका कितना रहेगा? 2.5 लाख रुपया। ठीक है। अब पटना में जो मुख्य न्यायाधीश वैसे उनका कितना रहेगा? 2.5 लाख रुपया। और बचल के कितना रहेगा? 2.25 लाख। हुआ है अंकित याद तुमको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन किस निधि से दिए जाते हैं? भारत के संचित निधि से। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? बताइए, बताए थे अनुच्छेद 125। 125। उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है कौन कौन मामला पे? बताए थे ना, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों का झगड़ा हो, ऐसा विवाद जहां भारत सरकार एक तरफ हो, दो राज्य एक तरफ हो, इस सब मामला के तहत किस अनुच्छेद के तहत है प्रारंभिक अधिकारिता? 131। 131, बहुत अच्छा। किस मामले पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है? तो क्या कहिएगा? मूल अधिकार से संबंधित मामले पे। मूल अधिकार से संबंधित मामले पे इसको तहत है। इसको किस अनुच्छेद के तहत पावर है? सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार के मामला पे 32, और हाई कोर्ट को 226। हाई कोर्ट को कौन? 226। कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वप्रथम किस न्यायालय में आवेदन कर सकता है? वो अपने विवेक पर डिपेंड करता है। सुप्रीम को, हाई कोर्ट कहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो कौन अनुच्छेद लेकर अपने जेबी में जाएगा? 32। और हाई कोर्ट जाएगा तो कौन अनुच्छेद लेके जाएगा जी? 226। 226। ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया आज पूरा कॉन्सेप्ट? बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? 132 को 134(1) के साथ मिला के पढ़िएगा तब। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? 133। सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई 133। ठीक है। किन आधार पर, ये तो उच्च न्यायालय का मामला आ गया। ये मामला सब आ गया उच्च न्यायालय का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति देता है? 136। कौन देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति देता है? 136। उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? स्वयं उच्चतम न्यायालय की अनुमति से। वही ना अनुमति देगा जी। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है? बताइए। परामर्श देता है राष्ट्रपति को, कौन अनुच्छेद के तहत? 143। हाँ, जब उच्चतम न्यायालय जब किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी परामर्श देता है, जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसा परामर्श क्या होता है? मांगा जाता है। क्या होता है? मांगा जाता है। किस मामले में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा गया था? दिल्ली विधि अधिनियम 1951। कब मांगा गया था पहली बार? दिल्ली विधि अधिनियम 1951। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति से परामर्श मांगने पर भी परामर्श देने से इनकार कर दिया गया था? तो अयोध्या मंदिर मामले पर जब परामर्श मांगे थे राष्ट्रपति, तो क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने? कहा था कि हम परामर्श नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो ये परामर्श मांगने बार बार पहुंच जाते हैं, ये कहाँ से लिए हैं अधिकार परामर्श मांगने का? तो कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बताता है? तो 129। क्या है? 129। ठीक है, 129। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है? 137। क्या है? 137।
ठीक है, तो ये आपको मेन मामला जो है आपका हो गया। ठीक है, लोकहित वाद भी बता दिए। अब आपको जो है मैं करा देता हूँ हाई कोर्ट।